शिवानी, आप देख रहे हैं जस्ट भारत। मंगल मंगल होंगे और तंदुरुस्त होंगे ऐसा उम्मीद करते हुए टॉपिक के और बढ़ती हूँ। आज का टॉपिक है पीएम मोदी जी यूएन जनरल असेंबली में हाईलाइट किया स्पीच और ये 75th एनिवर्सरी के यूएन जी का इम्पोर्टेंस क्या है, इसका इम्पोर्टेंस में भारत का रोल कैसा था, क्यों मोदी जी ने जनरल असेंबली को अपने आप में सुधार लाने को क्यों बोला, क्या है इसका यूएनजी बोले तो असल में क्या है, उनमें हमारा कंट्रीब्यूशन कैसा रहता है, वो सब आप इस वीडियो में जानेंगे। चलिए। जब हम यूएनजी जनरल असेंबली बोले तो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के बारे में बोले तो ये इसका जब हम उसका चरित्र में जाना पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी की भी अपने स्पीच में चरित्र और आपका 21st सेंचुरी में उनका व्यू पॉइंट्स रखते हुए ये स्पीच बनाया। जब हम यूएनजी का जनरल असेंबली का हिस्ट्री देखें तो ये जनरल असेंबली आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ये स्थापित हुआ। यूनाइटेड नेशन चार्टर के तहत से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को यूनाइटेड नेशन चार्टर्स ने एस्टाब्लिश किया। इस एस्टाब्लिशमेंट करते हुए यूएन नेशनल जनरल असेंबली को एक सिक्स्थ ऑर्गन बोलते हैं। इस इसका प्रिंसिपल है कि ग्लोबल गवर्नेंस करने का इसका महत्व है। बोले तो जैसे हमारे पार्लियामेंट्री हमको गवर्नेंस देती है, ऐसा ये यूएन जनरल असेंबली प्रपंच के सब देशों के लिए ये वर्ल्ड गवर्नेंस बॉडी की तरह काम करती है। ये 1945 में एस्टाब्लिश हुआ। इसका प्रिंसिपल्स है कि इसका एक सेपरेट बजट होगा और असेंबली होगी और इसका इन सारे देशों से अपना एक जनरल सेक्रेटरी को सेलेक्ट करेंगे। जो भी नॉन परमानेंट मेंबर्स है उनको अपने कम्युनिटी में लेगी और उन सब लोगों का एक जनरल सेक्रेटरी भी होंगे और 5 देश वीटो सहित परमानेंट देश को ये असेंबली कंसिस्ट करती है। ये जब इसको जनरल गवर्नेंस के बारे में ग्लोबल गवर्नेंस के बारे में ये इम्पोर्टेंस है तो इसमें हमारा कंट्रीब्यूशन भी इसके लिए भी बहुत महत्व रखती है। जब हम जनरल असेंबली का प्रिंसिपल्स देखें तो ये ग्लोबल गवर्नेंस बॉडी के तहत काम करने वाले इस जनरल असेंबली का प्रिंसिपल्स क्या है बोले तो ये बोलती है कि और कॉन्फ्लिक्ट्स जो भी देशों में बीच अगर लड़ाई होती है तो उसको बंद करने के लिए ये स्थापित हुआ। इसका प्रिंसिपल है कि वर्ल्ड को सिक्योरिटी और पीस देने की प्रॉमिस करती है और ये प्रिवेंट वॉर्स फ्रॉम हैपनिंग। कोई देश में अगर वो अब चाइना इंडिया के बीच में जो युद्ध की तैनात है इसको भी रिजॉल्व करने के लिए एक बिग ब्रदर की तरह वो जनरल असेंबली हमें ग्लोबल गवर्नेंस देंगी बोल के ऐसा सब देशों मिलके इस 1945 में ये एस्टेब्लिश हुआ। तब जाके ये 51 कंट्रीज है। अब तो 21st सेंचुरी में यूएनजी में ज्वाइन होने वाला देश 193 हो गए। 193 मेंबर्स होते हुए हम तो 1945 में जब ज्वाइन हुए तब भी हम इंडिपेंडेंस भी फ्रीडम भी हमको नहीं आया था। इसीलिए मोदी जी ने बोला जब हम कमज़ोर है तब भी हमने यूएनजी को सपोर्ट देते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन हुए। अब भी हम जब 21st सेंचुरी में 193 देश जब हर इंडिपेंडेंस कंट्री के स्थापित में 193 कंट्रीज आके ज्वाइन हुए तब भी हमारा रोल काफ़ी
बड़ा है, मगर हमारे 130 करोड़ लोगों का बिलीफ्स सब यूएनजी में है। फिर भी हमको बड़े काम करने के लिए ये वीटो पावर नहीं देने के वजह से हम कुछ काम बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं। फिर भी हम लोग कोरोना वायरस के टाइम पे 150 कंट्रीज़ को ये यूएन जनरल असेंबली का एक रोल है कि वो वर्ल्ड को बेस्ट फ्यूचर देने की प्रॉमिस है। वो भी इस कोविड पैंडमिक के टाइम पे अपना ड्यूटी भूल गया, तो भी हम जैसे इतना बजट नहीं रहते हुए भी इंडिया ने 150 कंट्रीज़ को अपना मेडिसिन्स कोरोना के टाइम पे इन 150 कंट्रीज़ को खुद का फार्मास्यूटिकल कंपनी से बना के उनको फ्री में भेजा है। ऐसा इतना हम लोग वसुधैव कुटुंबम के मानने वाले लोग जब इतना कर रहे हैं, तो भी हमको परमानेंट वीटो पावर क्यों नहीं दे रहे? ऐसा बात मोदी जी बिना बोले ही बोल के स्पीच में बोल दिए। क्योंकि क्या है ये वीटो पावर? वीटो पावर बोले तो आपको एग्जांपल देना है तो जब हमारे पार्लियामेंट के सेशन में जैसे एक बिल आती है, तब जब वोटिंग होती है तो बिल को सपोर्ट करने वाले और नॉन सपोर्ट नहीं करने वाले के बीच में जब टाई हो जाती है, तब स्पीकर को ये वीटो पावर होती है। वो नॉर्मली बिल्स के ऊपर वो वोट पावर नहीं देते, वो वोटिंग नहीं करते हैं। जब ऐसा टाई हुआ तो स्पीकर आके उनका मर्जी का बिल को सपोर्ट करना, ऐसे नहीं सपोर्ट करना, अपने मर्जी के तहत वो वोट देता है। ऐसा बिल को पास भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं वीटो पावर। जनरल डिसीजंस होती है लेने टाइम पे वीटो पावर बहुत काम आती है। ऐसा हमारे 1945 से अब तक काम करते हुए तुमको परमानेंट यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर की तरह वीटो पावर नहीं देने के बाद को मोदी जी ने स्पीच में उठाया। इस यूएनजी में रिफॉर्म्स आना चाहिए। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या हम ये वीटो पावर को रिफॉर्म्स करने के लिए क्यों बोले तो ये नॉन स्टॉप 1947 में जो एक ग्लोबल गवर्नेंस देने वाली ये यूएनजी है, हाँ, अपने काम भी ठीक तरह से नहीं करा। क्योंकि जब से ये बना तब से इन यूएनएचआरसी, इनका जो मैंने बोला ना, यूनाइटेड नेशंस में 6 ऑर्गेनाइजेशंस में, उसमें यूएनएचआरसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन भी अपना काम ठीक तरह से नहीं किया। क्योंकि जब वीटो पावर 5 देशों के पास हो गए तो 21st सेंचुरी में रशिया बिगड़ गई, नॉन अलाइड नेशंस भी डिवाइड हो गए। अब सबको अपना अपना इंडिपेंडेंस कंट्रीज़ को मानने वाले अब कंट्रीज़ का पूरा वर्ल्ड बदल गई। तब भी ये 5 लोगों ही वीटो पावर दे के कितने डिस्प्यूट्स को ये कवर करेंगे? जब बढ़े तो वीटो पावर देने का भी चांसेस बढ़ना चाहिए, मगर वो नहीं हो रहा है। यूएन, आपको मालूम ही होगा, यूएन में हमारे नेहरू जी ने कश्मीर को लेके मुद्दा लेके यूएनजी में गए। अब तक वो रिजॉल्व नहीं हुआ, मगर ये जनरल गवर्नेंस बॉडी हमको प्रॉमिस करती है ऐसा आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसा डिस्प्यूट्स में वो रिजोल्यूशन पास करके वो सॉल्व करती है बोल के, मगर अब तक नहीं आया। ये इंटरेस्टिंग की बात है कि 75th एनिवर्सरी में भी ये सब लोग अपना अपना एजेंडा चलाया, अपना अपना स्पीचेस लेके आया। चाइना आपको खुद को पीस लविंग कंट्री बोल दिया, और जब इमरान खान तो फिर से कश्मीर के मुद्दा उठाया, मगर कोई भी वर्ल्ड पीस में इस कंट्री चाइना इंडिया को वीटो पावर देने के बात कोई नहीं कर रहे। तो ये यूनियन जनरल असेंबली ऐसा हो गया कि जस्ट नॉर्मल पार्लियामेंट की तरह बन गई है, और जो अपने अपने देश का मुद्दा उठा के वहाँ पे बात करके चले गए। डोनाल्ड ट्रंप तो अपना इलेक्शन की बात करके चले गए। वो पाकिस्तान ने फिर से कश्मीर के मुद्दा उठाए, और चाइना अपने कोविड पैंडमिक को छुपाने के लिए
पीस लविंग कंट्री बोल के एक स्पीच दे के चले गए। मगर एक ही मोदी जी ही इसको रिफॉर्म्स होने की ज़रूरत है, क्योंकि 21st सेंचुरी बदल गई है। अब वॉर्स, डायरेक्ट वॉर्स नहीं होते हैं, सिविल वॉर्स होते हैं, कोल्ड वॉर होते हैं, और टेररिज्म से सताने गए सारे वर्ल्ड का सारे देश अब टेररिज्म को फाइट करना है, तो इसमें वीटो पावर में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को देने की ज़रूरत है। इसके लिए रिफॉर्म्स मांगे हैं। नेशन है ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सब देशों में ह्यूमन राइट्स की रक्षा करती है। क्या सच में UNHRC अपना अपना काम सही तरीके से बोले तो, क्योंकि उसका जनरल सेक्रेटरी भी क्यूबा से आया हुआ, क्यूबा से चुना हुआ, वेनेजुला से चुना गया, चाइना से चुना हुआ लोगों को ये UNHRC में बिठा गए हैं, तो क्योंकि वो लोग ही अपने देश में खुद के लोगों को सता रहे हैं, उनका ह्यूमन राइट्स भी वायलेट हो रहे हैं, तो वो इन वर्ल्ड 193 कंट्रीज़ का ह्यूमन राइट्स कैसे बचा सकते हैं। ऐसा UNHRC कभी हर टाइम पे चर्चा में है कि इसका इसका इम्पोर्टेंस कम हो रही है, इसीलिए रिफॉर्म्स लाना ज़रूरी है। क्योंकि और ये UN जनरल असेंबली हमको प्रॉमिस करती है कि हम सारे डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर देंगे। तब ये सच में सब कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म कर दिए का, सब डिस्प्यूट्स का सल्यूशन मांग लिए? अब तक इजराइल पालस्तीनी का डिस्प्यूट का कोई सल्यूशन नहीं आया, इंडिया और पाकिस्तान का कश्मीर का सल्यूशन का नहीं आया, और सीरिया और यमन का तो आप देख ही सकते हैं। ऐसा ये अब तक मेजर कंट्रीज़ का डिस्प्यूट्स में उसने कभी रेजोल्यूशन, कभी इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश भी नहीं किए, क्योंकि इसमें 5 कंट्रीज ही वीटो पावर चलाती है। दूसरों को ये मौका नहीं देने से ये डिस्प्यूट्स ही रह गए। स्पीच में मोदी जी ने और एक बात कहा कि हमने UN पीस मेकिंग मिशंस में हमने अपना पुलिस को वहाँ पे आर्मी की तरह भेजा। जो भी इतने 193 कंट्रीज़ में जब कहाँ पे भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आए, जहाँ पे भी वॉर्स आए, तो वहाँ लाने के लिए ये UN पीस कीपिंग मिशन पुलिस वहाँ पे जाके काम करती है। ये काम भी बहुत कठिन है, क्योंकि ये पुलिस को अपने एजेंडा चलाने की नहीं होती है। जिस देश में सपोज़ सीरिया में गए, सीरिया के जिस देश को गवर्नमेंट जो भी बोले वही तरह इन लोग फायरिंग वो सब करना है। वो डिफेंस में फाइट्स कर सकते हैं, या सीरिया गवर्नमेंट जाने से फायरिंग कर सकते हैं। नॉर्मली इनका कोई इन लोगों बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है। इस पीस कीपिंग मिशन में भी सब अब तक तो इस पीस कीपिंग मिशन की पुलिस में भी सब कंट्री से आए हुए उन पर सेक्स अब्यूज़ का एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मगर जो हम इंडियन पुलिस भेजे हैं वहाँ पे 8800 पुलिस अब भी प्रेजेंट ड्यूटी में है, वो लोग पे ऊपर ऐसा कोई भी रिमार्क नहीं है। तो ये अब मोदी जो कहाँ सो रिफॉर्म ज़रूरी है ना, इतना हमारे पुलिस इतना डिसिप्लिन एक्शन ले रहे हैं, डिसिप्लिन की तरह रह रहे हैं, जबकि वर्ल्ड से आया हुआ पुलिस मेकिंग मिशन में जो भी पुलिस ज्वाइन हुए वो लोग अपने ऊपर रिमार्क्स लेके, सेक्स अब्यूज़ का रिमार्क्स लेके घूम रहे हैं। ऐसे वक्त में हमारे मोदी जी के अंडर गवर्नमेंट में हमने वुमेन रेजिमेंट को भी वहाँ पे भेजा है। लाइबेरिया में एक वुमेन रेजिमेंट पुलिस को हमने पहली दफ़ा वहाँ पे गया, जबकि सारे देश अपने ऊपर सेक्स अब्यूज़ का रिमार्क्स चल रहा है। जब हम 1945 में इसमें ज्वाइन हुए, फिर 1940 में जब POK का कश्मीर
एनेक्सेशन के टाइम पे कश्मीर हमको मिलाने के टाइम पे नेहरू जी ने पीओके को छोड़ते उसको यूएन में डाल दिया इस डिस्प्यूट को। अब तक ये सॉल्व नहीं हुआ। इस नेहरू जी की पंचशीला और ये यूएन में इतना बिलीव करने में भी ये हमको अब तक पीओके नहीं मिला। जबकि मोदी जी तो टाइमली इन पर रेस्पॉन्ड करते हुए 370 आर्टिकल को जब हम निकाल के कश्मीर को हम हमारे इंडिया में पूरे से मिला लिया, तब भी ये इमरान खान को इतना अवकाश कैसा मिलता है क्योंकि चाइना उनको सपोर्ट करती है कि ऐसा टेररिज्म और कश्मीर के मुद्दे उठाते रहो और इसको डिस्प्यूट को अब तक सॉल्व नहीं करने के लिए ये चाइना बीच में अड़क जा रही है। अड़क रही है तो भी यूएन नेशन अमेरिका क्यों नहीं कर रहा है बोले तो ये यूएन का ऑर्गेनाइजेशन है। हर ऑर्गेनाइजेशन में चाइना के लोग जनरल सेक्रेटरी के तहत में बैठ गए हैं। अब यूएन में सब पूरा चाइना की बात ही चल रही है। ये एक देखने वाले की, एक नोटिस करने वाले की, ऑब्जर्व करने की बात है क्योंकि ये जनरल असेंबली में सब चाइना के लोग ही जनरल सेक्रेटरी बन के बल गए तो किसका चाइना बेनिफिट की तरह सोच रहे हैं मगर वर्ल्ड के बेनिफिट नहीं देख रही है। ऐसा यूएन उस चाइना की कब्जे में आ गई है। इस टाइम पे रिफॉर्म्स होना भी बहुत ज़रूरी है। इन सब लोगों को हटाने की ज़रूरी है। चाइना अपना 12% बजट इस यूएनजीए बजट में डाल के अपना पावर दिखाए तो इसको नकार देना चाहिए। सब मिलके इसको नकार देना चाहिए क्योंकि ये चाइना ही हमको कोरोना वायरस इस देश में फैलाने वाली देश है। इसको WHO जो यूएन के ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी चाइना को सपोर्ट करते हुए ये बात छुपाया कि ये खांसी से ऐसा फैलने वाली पैंडमिक है, ये अब चाइना में फैल गई है, आप लोग ट्रैवल मत करो ऐसा बोल के हम देशों को WHO ने कोई भी न्यूज़ नहीं जारी किया क्योंकि जो चाइना बताया वही WHO प्रेसिडेंट गेरबेरिस ऐसे ही काम किया। यही पैंडमिक की वजह से कितने देश नाश हुए आप खुद देख सकते हैं। इस WHO ऐसा चाइनीज़ की बात में आने की चाइनीज़ की बात को बोलने की वजह ही चाइना इसमें यूएन बजट में अपना 12% बजट उसमें डालने की वजह से सब लोग चाइना की बात बोल रहे हैं। इसको नकारना है तो रिफॉर्म्स लाना है। जब ये 75th एनिवर्सरी यूएनजी के स्पीच में मोदी जी को देखते हुए मुझे एक कोटेशन याद आती है इंग्लिश का, 1 स्टिच इन टाइम सेव्स 9 बोल के एक कोटेशन है। इसका मतलब एक प्रॉपर टाइम पे जब हम एक धागा लगाए तो 7 स्टिचेस ये 9 स्टिचेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यूएनजी में रिफॉर्म इन टाइम में हुआ तो जब कोविड पैंडमिक जैसे ये पैंडमिक को हम प्रपंच देश झेल रहे हैं, अब ये चाइना को हम टाइम पे उसको कंट्रोल किया तो हमको ये और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यही मैसेज है मोदी जी का इन शॉर्ट स्वीट और ब्यूटीफुल्ली मोदी जी ने एक्सप्रेस किया। अब देखेंगे यूएनजी की रिफॉर्म्स में क्या रिफॉर्म्स आते हैं, क्या रेजोल्यूशंस पास करते हैं, अब देखेंगे और तब हम फिर से बात करेंगे इस मुद्दे पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।